गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ अनीता और हमारे ग्रुप का नाम है ग्रुप 6। हमारे ग्रुप में शामिल सदस्य है अनीता, सिमरन, रेनू, राजीव, ईशु और सगुन, रक्षा, सोनी। हमारे आज का टॉपिक है हरेसमेंट यानी कि उत्पीड़न। और अभी हैरेसमेंट क्या है? हैरेसमेंट या उत्पीड़न एक ऐसी शब्द है जिसका अर्थ अनियमित अनुचित तरीके से किसी व्यक्ति या समूह के संग तंग करना होता है। यह तंग करने का कारण विभिन्न हो सकते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग या विशेष आर्थिक स्थिति आदि। आज हम महिला उत्पीड़न के एक सामाजिक व्याधि की तरह जो समाज में सदियों से चलती आ रही है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। महिला उत्पीड़न एक ऐसी अवस्था है जिसमें महिलाओं को उनके वर्ग, लिंग या सामाजिक स्थिति के कारण अनुचित रूप से परेशान या उत्पीड़न किया जाता है। इस विषय को चर्चा करने का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्पीड़न मानव अधिकार का उल्लंघन करता है और इससे मानसिक स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ते हैं और ये समाज में समानता को बढ़ोतरी देने में मदद करते हैं। इसलिए हमें इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। तो आगे के बताने जा रहे हैं सिमरन। Good afternoon to Pooja ma'am, Praveen sir and all our mentors and all my friends. Today, before starting the topic that we have been given, I would like to say being harassed is terrible, but having bystanders there, noticing it, but imagining that we have not noticed anything is the worst thing I can say about that. So I hope, before starting, I must say that we should not be a bystander, at least in all those situations where we can speak up, we can take a stand. I understand in some situations we get afraid, but there are situations little bit where we can speak about that. So my topic is harassment. If I talk about it, it is a pattern of unwanted behavior, typically repetitive. That is typically repetitive again and again to annoy anyone or to emotionally hurt someone or imitate sexually someone. It is based on various factors, we can say. It is based on race, gender or sexual orientation. We see harassment in everyday life, whether in a social organization, institute. It impacts an individual in a very worse situation. It impact individual emotionally, physically, social isolation, workplace impact is also seen due to harassment. The most important impact which is seen on self-esteem. An individual loses his confidence. It assumes itself a burden on the society. And reputation damage is also there due to harassment. आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है सोनी। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा ग्रुप 6 है और हम बात कर रहे हैं प्रताड़ना के बारे में। तो मैं बताने जा रही हूँ आखिर ये जो होता है प्रताड़ना, उत्पीड़न या फिर हैरासमेंट, आप जो भी कह लें, इसकी मतलब मुख्य वजह क्या है, मतलब होता क्यों है ऐसा। तो इसका जो वजह वैसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ। मुख्य पॉइंट जो है पुरुष प्रधानता समाज, हमारा जो समाज है उसमें पुरुष की प्रधानता, ये एक मुख्य वजह है। और एक और वजह है आर्थिक निर्भरता। तो आर्थिक जैसे कि अभी पुरुषों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, महिला। इसमें ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मतलब कि मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई रखता है कि हाँ तुम मुझ पे निर्भर हो। बहुत केस में ऐसा होता है कि काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत केस में ऐसा भी होता है कि उसको मौका रहता है, वो कर सकती है पर वो नहीं करती है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, या फिर वो करना नहीं चाहती है, मतलब कि बिना कुछ किए ही आराम से बस मतलब मस्ती में रहो, ये सब हो सकती है। और फिर सामाजिक कुप्रथाएं भी हमारे हैं, जैसे कि पहले से चला आ रहा है, जैसे कि विधवाएं जो होती हैं, ठीक है, उनके मतलब कि शादी सब दोबारा होने में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद ये फिर होता है कि मतलब कि कुछ सामाजिक कुप्रथाओं में बाल विवाह है हमारा, इसे भी हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि सबसे अभी के टाइम में जो सबसे प्रमुख कारण है ना, वो है सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही नारी की छवि। मतलब सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा चीज़, जैसे कि किसी चीज़ का हम मतलब प्रचार किया जाता है सोशल मीडिया पे,
तो इस प्रकार से दिखाया जाता है ना कि उसका ना बहुत ही निगेटिव असर पड़ता है। जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, आप देखते होंगे वहाँ पे बहुत सारे मतलब विदेशी लड़कियों को दिखाया जाता है, वो झंडा उंडा लेके और शॉर्ट ड्रेस में। मतलब इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? इससे तो हमारे समाज पे गलत असर ही पड़ता है ना, कि मतलब आप बस सब खेल रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो? उसका अंग प्रदर्शन करवा रहे हो बस थोड़ा सा, मतलब कि न्यूज़ चैनल में पैसे कमाने के लिए। तो इसका और भी, ये तो हो गया चैनल की बात, और अभी यूट्यूब है, इस पर मतलब कोई भी कुछ भी आके कह सकता है, कर सकता है, बोल सकता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं भी होती है, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री देख सकते हो, थोड़े से पैसे कमाने के लिए वो लोग मतलब कुछ भी करती है। उसका असर मतलब नॉर्मल जो लड़कियां होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर उसके बाद उचित न्याय व्यवस्था का अभाव है हमारा समाज में। आप जैसे जानते हैं कुछ भी होता है तो उसको न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, या फिर किसी को तो मिलता ही नहीं है। और फिर उसका जो प्रावधान है ना, वो भी बहुत मतलब पुराने टाइप से हैं, जिससे कि लोग जो है ना वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं जल्दी न्याय के लिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत भी हो तो। ये सब तो हो गया, मतलब कि ये जो मुख्य कारण है, ठीक है, ये दूसरों के द्वारा जो है मतलब कि थोपा जाता है, ठीक है, महिलाओं पे। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो कि प्रमुख हैं और उसके जिम्मेदार महिलाएं स्वयं होती है। आप जानते हैं जैसे कि डॉवरी दहेज की बात होती है, उसकी वजह से उसे उत्पीड़न सहना पड़ता है। वैवाहिक संबंध में उसे उत्पीड़न सहना पड़ता है। जब शादी होती है किसी की, आपको पता है कि दहेज लिया जा रहा है, फिर आपकी शादी हो रही है, आप जब जान रहे हो कि जो व्यक्ति आपसे पैसे के लालच में संबंध जोड़ रहा है वो मतलब कि आपको अच्छी ज़िंदगी कैसे दे सकता है, फिर भी आप शादी करते हो। क्या आपको परिणाम पता होता है ना कि इसका परिणाम क्या होने वाला है? और दूसरी बात, महिलाएं जो हैं, सभी नहीं, बहुत सारी जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, उसको कौन खरीदता है? महिलाएं खरीदती है। जितना मेहनत वो अपने रूप को संवारने में लगाती है, अगर व्यक्तित्व को संवारने में लगाए, अपना ज्ञान को बढ़ाने में लगाए, तो फिर वो बहुत आगे जा सकती है, अपने साथ साथ दूसरों का भी हेल्प कर सकती है ना। और फिर उसके बाद अगर हम मानते हैं, ठीक है, जो गरीब महिलाएं वो पढ़ नहीं पाती इसलिए कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं वो ऐसा नहीं कि वो अशिक्षित है, वो पढ़ी लिखी रहती हैं, फिर भी चाहती कि मेरे अच्छे घर में शादी हो जाए, मैं आराम से मतलब कि शॉपिंग करूं, बैठ के खाते रहूं, काम करना नहीं चाहती। बहुत सारी नहीं, मैं सारी का बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर ये मुख्य कारण है। पहला है सेक्सुअल हरासमेंट। किसी व्यक्ति के लिए अनुचित, अनियोग या अनुचित रूप से यौन विवाद उत्पन्न करना या उसके साथ आत्मविश्वास, असम्मान या परेशानी का कारण बनना सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। सेकंड है मानसिक उत्पीड़न। किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य, भावनाएं और मानसिक स्थिति को हानि पहुंचाने का कृत्रिम या भावनात्मक जो प्रयास है वो मानसिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। देन शारीरिक उत्पीड़न। किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य और भौतिक अवस्थाओं को भली भांति उसका इस्तेमाल करके उसको पीड़ित करना, जैसे हिंसा, तानाशाही, शोषण या यौन उत्पीड़न जो होता है वो शारीरिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है और इसे कृत्रिम रूप से भी किया जाता है। देन सामाजिक उत्पीड़न। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा समाज के अन्य के साथ न्याय या समानता के आदान प्रदान के खिलाफ अनुचित रूप से जो उत्पीड़न किया जाता है तो सामाजिक उत्पीड़न कहा जाता है। इसके अलावा जो साइबर बुलिंग होती है, जैसे कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग सेवाएं आदि का उपयोग करके जो दूसरों को धमकाता है या उसका हरासमेंट करता है तो साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। थैंक यू। पहले मैं बलात्कार से रिलेटेड बताऊंगी। बलात्कार एक बहुत मतलब आप लोग समझ सकते हो बहुत बुरा जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ दुरुपयोग करता है। यह एक दंडनीय अपराध है। ये 2016 में 11% था बलात्कार के केसेस एंड 2017 में 9% था और 18 में 9%। अभी ये घट रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। 2021 में ये 7% हो गया है और अभी 2021 में जो अभी
केस आए हैं वो 246 हैं। अपहरण से रिलेटेड, अपहरण एक ऐसी स्थिति है जिसका चरण उत्पीड़न होता है और इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके बिना मर्जी के बंधक बनाना या फिर केंद्र का अपहरण करना, ये अपहरण में आ जाता है। अपहरण के केसेस भी कम हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, मतलब सेम ही है। ये 2016 में 19% थे, 2017 में 18% थे और 18 में 19% थे, 2019 में 18% थे और 2021 में भी 18% हैं। और कभी कभी मतलब ऐसे होता है फैमिली की साइड से भी होता है उत्पीड़न। इससे महिलाओं के मतलब आत्महत्या के केस भी सामने आते हैं बहुत सारे, और इसमें ये बहुत ज़्यादा है इंडिया में। 33% थे 2016 में, 2017 में 29% थे, 2018 में 27% थे, 2019 में 21% थे, 2020 में 30% थे और 2021 में 32%। अभी जो महिलाओं के साथ विनम्रता होती है, उनके विनम्रता के साथ जो उल्लंघन होते हैं वो 2016 से 21 तक का 2% है। तो वो सब मतलब तब से सेम ही है। और दहेज का 3% है, लेकिन ये दर्ज हैं, जो रजिस्टर्ड है वो ये वो वाली हैं। जो नहीं होते हैं वो नहीं पता हमें कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। और जो और होते हैं अलग होते हैं, जैसे अलग अलग जगहों पे, तो वो मैं ये सारे केस जो ये परसेंट है, ये वो है जो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका कोई नहीं नॉलेज नहीं है, वो भी बहुत है। और दहेज को लेके तो हर दिन एक महिला की मृत्यु होती है इंडिया में। Good afternoon, everyone. My name is Rajesh. I am presenting schemes directly and indirectly related to harassment. First is C-Books portal. C-Box portal. It is for the protection of women from sexual harassment, containing the rule of POX Act 2013. Through it, a working woman can report complaint of sexual harassment and at workplace, both public and private. Ujjwala scheme. It is for the prevention of trafficking, rescue and rehabilitation of victims of trafficking and commercial sexual exploitation. Third is Swadhar Grey. It enables women to regain their emotional strength hampered due to facing difficult circumstances. It improves their mental stability. One-stop center scheme. It is for women who are facing gender-based violence in both private and public spaces. It provides psychosocial and mental health care. Tejaswini Women Safety and Empowerment Campaign. It provides women with safe public zones and complaint redressal system. And Me Too, a social movement and awareness campaign against sexual harassment, sexual abuse, exploitation, and to encourage women for their rights. Thank you everyone. हमारा टॉपिक जो है जे मतलब जो गवर्नमेंट्स स्कीम्स उत्पीड़न में, इसका पहला जो है मी टू
ये एक अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया अभियान है। इसके अंतर्गत ये उत्पीड़न शोषण के खिलाफ उत्तेजित करना है, अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्साहित करता है। इसको 2017 में लाया गया था। दूसरा है वाइट रिबन कैंपेन। इसको 27 नवंबर और 1991 में लाया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य पुरुषों को उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ समर्थन देना है। तीसरा जो है उसका नारी शक्ति अभियान। इसका है उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता करने के लिए और उनके लिए सशक्त बनाने के लिए। फिर आता है कि हम साथ हैं, B2। यह भारत में उत्पीड़न के खिलाफ मासूक अभियान है, जिसका उद्देश्य है उत्पीड़न पीड़ितों की साथी बनाने और उनका समर्थन करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं कि यह अभियान और संघर्ष समुदाय को एक समृद्ध और न्याय संगत समाज की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू मैम। Good afternoon to our respected teachers, mentors and my fellow batchmates. I am Shagun and I am here to make you concentrated towards the most highlighted and concerning topic of our society, and that is women harassment. So as my friends and my group has already discussed some points and let you aware of some worse things, some heinous crimes going in the society. So I will just draw your attention, your consciousness towards some statistical data and some government schemes, acts and initiatives which has been taken to control the discriminatory harassment towards women. So let us come to some statistical data, and I'm sure that you will be shocked to know these data. More than 4 lakh cases of crime against women were registered during 2021, okay, and over 36 lakh cases filed by women since 2014 up to December 2022 are pending for judgment till date. And Delhi, Assam and Andhra Pradesh has reported the most number of cases against women in the year 2021. Okay. Okay, you can clearly see these data here. So it's our misfortune that our sophisticated Indian society, where earlier women were regarded as a goddess
protector, epitome of purity, has now turned into a bad one. Okay, so but our government is repeatedly making efforts, schemes and acts to protect and empower women. Some of these acts are Tamil Nadu Prohibition of Eve Teasing Act 1998, and its objective to prohibit eve teasing in any place in the state of Tamil Nadu. Second one is Vishaka versus the state of Rajasthan case, which led to formulation of sexual harassment of women at workplace, Act in 2013. Criminal Law Amendment Act 2013, which brought section 354A of IPC to protect women against sexual harassment. Another one is the Dowry Prohibition Act of 1961. And recently, as we are going through current affairs, we are reading newspaper, you must be aware of these things. So, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which has come in 128th Amendment 2023. Recently, it is in news. So, these are the things, these are the initiatives which are taken by government, which are being taken by our government to empower women. And several sections of our IPC deals with women's protection, such as Section 354 of IPC and Section 509. Section 294 and 292 and 294 of the IPC, which includes punishment for the offences of eve teasing. IPC Section 498, criminal law detaining with criminal intent a married woman. And some initiatives taken by government against discriminatory harassment are schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, mother and child tracking system. And a part of these initiatives taken by government, the government have also formed many organizations to counter gender discriminatory harassment, like All India Democratic Women Association, National Commission on Women, Ministry of Women Child Development. So, despite of all these prohibitions, women are treated as second-rate citizens in our country. Therefore, there is still the need to promote women empowerment. Thank you. Good evening, sir. जैसा कि मेरे टीम ने बताया कि अभी दीदी ने बताया कि जो नारी शक्ति अभियान और सशक्ति राष्ट्र, सशक्त नारी, सशक्त राष्ट्र, मतलब ये सब योजनाएं जो अभियान चलाए जाते हैं, इन्हें समाज में एक प्रकार मतलब समाज को जागरूक करने के लिए कि ऐसा जो गलतियां होती हैं उन्हें कम करने के लिए और उनको जो बढ़ावा मिलता है उनको रोकने के लिए इसे लागू किया जाता है और जनता को जागरूक किया जाता है। और इसमें जितने भी मतलब अधिनियम या कहते जो अभियान चलाए जाते हैं, इन्हें लागू और जनता तक पहुंचाने में जो एक प्रकार से सहयोग होता है, वो हम सभी के लिए एक समान मतलब सभी को उसके बारे में अवेयर होना, जागरूक होना चाहिए और तभी समाज में एक महिला और पुरुष में अंतर और विवादों को लेकर जो चर्चाएं रहती है उनसे निपटा जा सकता है और इससे जो अंतर दिखाए जाते हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड सोसाइटी है, तो क्या इससे हमारी वुमेन्स को खतरा है और अगर है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर, डेमोक्रेटिक डिविडेंड कोई खतरा नहीं है वुमेन्स के लिए। ये हम एजुकेटेड जो हमारी इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक डिविडेंड मतलब स्किल्ड लोग है ना, जो यूथ हैं और यूथ आजकल के एजुकेटेड हैं। अगर हम एजुकेशन में रिफॉर्म कर दें जो उनका बेसिक रूट है, फिर ये स्कीम्स ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम उस रूट में वुमेन इक्वालिटी की बात करें, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मैन एंड वुमेन 50-50 अप्रॉक्स 49 एंड 50% 51 इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। 49% अगर वुमेन एम्पावर हो जाती है, बट जो 51% मेन की पॉपुलेशन है, अगर वो अपना माइंडसेट जो कॉन्शियस है, मॉरल वैल्यूज़ अपने में इनकलकेट कर ले,
तो ये जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है वो हमारे लिए पॉजिटिव थिंग हो जाएगी। और जैसे हमारे उजान सर ने बताया कि अभी ये डेमोक्रेटिक डिविडेंड ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में हमारे जीडीपी, तो इसको हम एक डिसएडवांटेज की तरह नहीं देख सकते, और ना ही ये डिसएडवांटेज है। फर्स्टली आई विल टेल यू दैट एजुकेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, सेकंड होता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। सो आई वुड लाइक यू टू नोट इट डाउन। ओके, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन आपके माइंड को इन्हांस करता है, बट अगर आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हो ये आपको हार्ट को इन्हांस करता है। सो अगर आपका वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिसिंग है और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन बहुत अच्छा कितना भी अच्छा हुआ हो, तो आप में ये जो कमियाँ इन्होंने बताया कि लुकिंग एट वीमेन एज अ सेकेंड सिटीजन, ये रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन इज हिस्टोरिकल। सो वाई इट इज़ हिस्टोरिकल बिकॉज फ्रॉम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मैन को आपने देखा होगा फील्ड में काम करते हुए वॉर के लिए यूज़ किया गया है एंड सेवरल अदर थिंग्स। जो फीमेल को सप्रेस करके हमेशा रखा है अंडर यू कैन से द फोर कॉर्नर ऑफ द हाउसेस। सो ये एक माइंडसेट जो है वो सिर्फ मैन के अंदर नहीं है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि आपके मदर्स भी जो होती हैं, सो जो फीमेल भी जो होती हैं वो भी अपने डॉटर को ज़्यादा ट्रेंड करती हैं किसके लिए, मैरिज के लिए, राइट, हाउ टू नर्सिंग अ चाइल्ड। सो ये जो फैक्टर है सिर्फ इसमें मैन इन्वॉल्व नहीं है, इनफैक्ट अ वीमेन। सो लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम हमें एज अ सोसाइटी इसको डील करना पड़ेगा, ओके, नॉट एज अ इंडिविजुअल। सो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा पूरे सोसाइटी का, ठीक है। सो बेसिकली जो इनका क्वेश्चन है इसका आंसर सिर्फ यही हो सकता है कि हमें हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में भी इसको डील करना होगा एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी डील करना होगा। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपका इंटेलेक्चुअल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दोनों साथ पैरेलली वर्क करना होगा। थर्ड जो होता है वो सपोर्टिव हैंड। सपोर्टिव हैंड किसका होगा? द पीपल हु आर रूलिंग, द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया और यू कैन से एट द यूएन लेवल, यूनाइटेड नेशंस। सो इनका एक रोल आता है, कैसे रोल आता है? अवेयरनेस। बिकॉज जो मास मीडिया है वो गवर्नमेंट अच्छे से यूज कर सकती है ना, लोगों को एजुकेट करने के लिए। सेकेंडली एजुकेशन को फ्री किया जा सकता है, हेल्थ बेनिफिट दी जा सकती है ना। सो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट अपना हैंड एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा वीमेन को हम घर से बाहर लेके आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो एक टाइम पर बढ़ा भी था अराउंड 30%, अभी वो फिर डिक्रीज हुआ है 24%। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? The most important factor is COVID. Okay, the second problem that you must have seen कि जो कोविड के टाइम पे वीमेन की हरासमेंट हुई थी, ये सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कोविड के टाइम पे आया था। सो यू नीड टू लुक एट द डेटास। सो जो इनका आंसर है इट्स कैन नॉट बी आंसर इन वन लाइन, सो रादर इट कैन बी आंसर ओनली इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स। Okay, so I think you were satisfied with the answer. Okay, in the present context as well as the historical context. Okay, so all I like to say is that education will not only play the major role. Okay, what is important is that we are also aware, not only about only the man. I am talking about even the female who wants their rights should be respected. They also must be aware about their rights. I know that most of people you must don't be knowing that if you are traveling in a metro and if some boy is talking you what the number you should dial. The most important thing is that you must be aware about the day-to-day life. Okay, how to tackle that problem. So the change will start from each and every individual. So thank you so much. Okay, all right. I hope you are satisfied. Namaskar to all of you. नमस्कार टू ऑल द टीचर्स एंड ऑल द मैनेजर्स। सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक हमें दिया गया है घरेलू हिंसा। हम एक वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं और घरेलू हिंसा, ये जितना वैश्वीकरण इंक्रीज होता जा रहा है और ये जो मुद्दा है उतना ही एक बर्निंग इशू होता जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, क्लाइमेटिक आस्पेक्ट्स भी हैं, सोशल आस्पेक्ट्स भी हैं, कल्चरल आस्पेक्ट्स भी हैं, इकोनॉमिकल आस्पेक्ट्स भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो जो ये टॉपिक हमें जो दिया गया है, बेसिकली आई वुड लाइक टू से अबाउट माई सेल्फ, आई ऑल्सो फेस्ड सच अ सिचुएशन विद मी। सो टुडे व्हेन आई गॉट अप लिटरली मॉर्निंग से मैं थोड़ा सा अपने आप को वीक फील कर रही हूँ, क्योंकि ये सेम थिंग मैंने मेरी फैमिली ने भी फेस की है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है।
और शेयर करने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो प्लीज़ हम इनिशिएट करना चाहेंगे घरेलू हिंसा, घरेलू जो कि घर से संबंधित है, घर जो कि सबसे सुरक्षित स्थान समझा जाता है, आज वहाँ भी घर के सदस्यों का शोषण हो रहा है। तो बेसिकली एक फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और किसी एक पर्सन को हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड आफ्टरनून सभी को। आदरणीय गुरुजन, मैं घरेलू हिंसा पे आके बोलना चाहती हूँ क्योंकि स्पेशली हमें वुमेन पे लगाया था, इसलिए मैं सिर्फ महिला के ऊपर ही बोलूँगी। घरेलू हिंसा अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जो महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, जीवन के ऊपर संकट या फिर उसके अन्य तरह से अपमान या ऐसी पीड़ा जो असहनीय हो उसे गुजरना पड़ता है, ऐसी इन सभी को हम घरेलू हिंसा के दायरे में रखते हैं। इसके आगे मेरी सहपाठी मित्र भावना इसका प्रकार बताएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ भावना। जैसे कि मेरी टीम लीडर ने आपको घरेलू हिंसा के बारे में बताया है, तो इसी को आगे चलकर मैं इसके टाइप्स बताने वाली हूँ कि और किस किस प्रकार की घरेलू हिंसा होती है। जैसे कि मनोवैज्ञानिक हिंसा, जिसे हम साइकोलॉजिक वायलेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी महिला के आत्मविश्वास को बहुत कमज़ोर किया जाता है। इसके पीछे बहुत सी रणनीतियाँ हैं, जैसे चिल्लाना, अपमान करना, उनको धमकी देना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, उत्पीड़न करना व भावनात्मक देखभाल या अलगाव इसमें शामिल होते हैं। सेकंड है शारीरिक हिंसा, जैसे फिजिकल वायलेंस। इसमें क्या होता है कि धक्का-मुक्की से लेकर मारना, पीटना, हथियार से शारीरिक शोषण करना, यातना और हत्या शामिल है। थर्ड है सेक्सुअल वायलेंस, जिसे हम यौन हिंसा कहते हैं। ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। उत्पीड़न, अवांछित यौन स्पर्श से लेकर बलात्कार, किसी भी प्रकार की गैर सहमति वाली गतिविधि इसमें शामिल होती है। फोर्थ है वित्तीय हिंसा, जिसे हम फाइनेंशियल वायलेंस कहते हैं। इसमें किसी साथी को घर से बाहर रोजगार लेने या अन्य गतिविधियों में शामिल होने से रोकना शामिल होता है। साथ ही अगर उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई जॉब मिल जाती है तो उसको उतना वेतन नहीं मिल पाता, और इसमें इमोशनल टॉर्चर भी इसको किया जाता है। फिफ्थ है स्पिरिचुअल वायलेंस। ये एक तरह की आध्यात्मिक हम हिंसा कह सकते हैं। मान लो किसी लड़की की शादी हो गई हो और वो किसी दूसरे घर में जब जाती है तो उसकी जितनी भी धारणाएं, मान्यताएं होती है उसको छोड़कर उसको वहाँ की चीज़ें अपनाने के लिए प्रेरित फोर्स किया जाता है। थैंक यू। धन्यवाद। प्रथम मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करना चाहती हूँ। नमस्कार। एंड मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहिनी है और आज मैं घरेलू हिंसा के कारण पर चर्चा करूंगी। पहले मैं क्या होती है घरेलू हिंसा इसका परिचय देना चाहूँगी। किसी वयस्क पुरुष द्वारा घरेलू संबंध में रहने वाली महिला के साथ शारीरिक, मानसिक और उसके भावात्मक रूप से असहनीय क्षति पहुंचाई जाती है, इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। अब मैं अपनी मुख्य बिंदु घरेलू हिंसा के कारण पर चर्चा करना चाहूँगी। प्रथम, समाज में ऐसी विचारधारा जो महिलाओं को पुरुष की तुलना में कमजोर समझती है, शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से। और द्वितीय कारण में आता है कि दहेज की मांग। तो विवाह के समय महिला को संसाधन का स्रोत मान लिया जाता है, जैसे कि महिला और महिला के परिवार वाले पुरुष की अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे। तो इसमें एक रिपोर्ट दी गई है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2/3 महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष तक की 70% विवाहित महिलाएं मारपीट या बलात्कार या अनिच्छा से यौनिक पीड़ाओं का शिकार हैं। यही कारण है कि महिलाओं का महिलाओं का अधिक शिक्षित न होना, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को उच्च शिक्षा देने से रोक लिया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि लड़कियां घर में छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करें और घर के कामकाज संभालें। जनगणना 11 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में
महिलाओं की साक्षरता दर 45.8% है। यह आधी भी नहीं है। क्यों? इस पर विचार किया है? महिलाओं का अधिक शिक्षित न होने के कारण उन्हें अपने अधिकार और कानूनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और इसी कारण से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोक लिया जाता है। समाज की विचारधारा या परिवार के द्वारा जब महिला घर से बाहर निकलती है नौकरी के लिए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुष पर होती है। ऐसा क्यों? वो खुद सेल्फ डिफेंस नहीं है क्या? वो खुद अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकती? तो इसका मुख्य कारण जाता है पितृसत्तात्मक प्रणाली। पुरुष प्रधान है और महिला को तल माना जाता है। अभी भी यह रूढ़िवादिता चल रही है। तो मुख्य कारण माना जाता है कि हिंसा के खिलाफ प्रतिक्रिया की निष्क्रियता न करना। यह महिला घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। महिला जागरूक तो है कि उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की जा रही है, जैसा कि अधिकतर महिलाएं जागरूक नहीं हैं, परंतु कुछ महिलाएं जागरूक होती हैं, पर वो किसी कारणवश रुक जाती हैं। क्यों? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चुप ना रहें, विरोध करें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगी। अत्याचारी से मुंह मोड़ो, अत्याचारी से मुंह मोड़ो, अब तुम अपनी चुप्पी तोड़ो। धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सांचल कुमावत। मैं आप सभी को घरेलू हिंसा से इसके जो इफ़ेक्ट्स हम बच्चों पर, परिवार में, महिलाओं पर और समाज में इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस बारे में मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले जो इसकी शिकार होती हैं स्वयं महिलाएं, हम उन पर इसका प्रभाव देखते हैं। सबसे पहले महिला आत्मसम्मान की कमी से सामाजिक जो जीवन स्तर की जो गतिविधियां होती हैं उनमें वो कम भाग ले पाती हैं और वह समाज में आगे निकलकर नहीं आ पाती है आत्मसम्मान की कमी के चलते। दूसरा, जो पीड़ित महिलाएं स्वयं को अकेला महसूस करती हैं और तथा जिससे वो स्वयं को अकेला महसूस करती है तो कई बार अवसाद के कारण आत्महत्या तक कर लेती हैं और उनका जो मानसिक आघात होता है, ऐसा देखा गया है कि वे मानसिक संतुलन खो देती हैं, जिससे वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और इससे निकलने में उन्हें वर्षों का समय लग जाता है, जिससे उनका जो पारिवारिक जो जीवन शैली जो होती है वो अस्थिर हो जाती है। और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इसका पड़ता है वो उस घर के बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि वह आने वाली जनरेशन होती है। अगर घर का ऐसा माहौल होगा तो उससे बच्चों पर, उनकी जो बच्चों की मानसिक स्थिति है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो बच्चों का दिमाग होता है उसका कोलोसम और हिप्पोकैम्पस जो भाग होता है वो सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी भावनात्मक संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। धन्यवाद। Remedies dealing with the domestic violence under the criminal law, that is section 498 of 1983. Under this section we see the cruelty by husband and husband relatives. Cruelty has been defined through cause grave injury or danger to life, limb or health. Government introduced the Protection of Women Against Domestic Violence Act 2005 on 14 September 2005 and it came into force on 26th October 2006. In this act we see woman has the power to file a complaint against husband and husband relatives. Good afternoon ma'am, good afternoon friends. मैं घरेलू हिंसा एक्ट 2005 से शुरुआत करूंगी। ये महिलाओं के संरक्षण और हिंसा मुक्त घर से रहने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है।
घरेलू हिंसा में न केवल शारीरिक हिंसा शामिल है बल्कि भावात्मक, मौखिक, यौन, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी इसमें शामिल है। सरकार के कुछ कर्तव्य इस एक्ट के प्रावधान को सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाता है ताकि हमारे देश के सभी नागरिक इस प्रावधानों से परिचित हो सकें। अपने राइट्स के बारे में नहीं पता कि यदि उनके साथ घरेलू हिंसा होती है या मारपीट होती है। घरेलू हिंसा केवल मारपीट नहीं होती, मानसिक शोषण, यौन शोषण और मानसिक तनाव, मार पिटाई, बहुत सारे कारक घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। और कई महिलाओं को ये नहीं पता होता कि घरेलू हिंसा केवल मारपीट नहीं होती, मानसिक तौर पर उन्हें अत्याचार, मानसिक तौर पर उन्हें जो टॉर्चर किया जाता है, जिन्हें ताने दिए जाते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है उतनी जागरूकता की ज़रूरत है समाज में, क्योंकि आज समाज को भले ही पता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट वही एक जो सर नारा देते हैं, हम जानते सब कुछ है, हमें पता कुछ नहीं है। हम जानते सब कुछ है क्या करना है, पर करना ही, जानते सब कुछ है पर करना नहीं चाहे सकते। वो एक फैक्टर सबसे बड़ा सामने आता है कि इस स्तर पे जागरूकता फैलाई जाए कि यदि किसी महिला का शोषण होता है तो वह स्वयं के लिए अपने अधिकारों की मांग करे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। तो लास्ट, पहला और मेरा अंतिम यही था कि अवेयरनेस जितनी हो सकती है उतनी फैलाई जाए। थैंक यू सो मच। हम आए दिन अखबारों में, सोशल मीडिया पर, आसपास कहीं भी महिलाओं के प्रति हिंसाओं को होते हुए देखते हैं, लेकिन हम उसे ज़्यादा हमें से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए सामान्य बात हो चुकी है। क्योंकि महिलाओं के प्रति हिंसाओं को हम घरेलू विवाद का नाम दे देते हैं कि यह सिर्फ आपसी परिवार का आपसी मतभेद है, लेकिन इसका महिलाओं के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। घरेलू हिंसा के कई रूपों में हो सकती हैं, सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकती है, मानसिक हो सकती है, मौखिक हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है, और यह लैंगिक भी हो सकती है। किसी भी महिला के प्रति भेद करना लैंगिक रूप से इसे देखा जा सकता है। इसके कई कारण हैं समाज में, इसके वर्तमान में बने रहने कई कारण हैं। पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं का वस्तुकरण करना कि महिलाएं सिर्फ सौंदर्य का साधन है, और महिलाओं की बेरोजगारी, उनका आत्मनिर्भर न होना, अशिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति उदासीन होना। और इन हिंसा को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को जागरूक करना, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, और उन्हें जो भी कोई पीड़ित अगर अपने प्रति हुई हिंसा के बारे में बताती है तो उसे सुरक्षा प्रदान करना, और सामाजिक जागरूकता लाना, और हिंसा के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा देना। थैंक यू। मेरी सभी साथियों ने घरेलू हिंसा को अनेक तत्वों से अनेक बेसिस दिए और पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपके सामने। देखिए साथियों, मेरा मानना है कि अगर आप इस मुद्दे को, ये अभी जो घरेलू नाम इसका घरेलू है, जैसा कि आपको नेम से जो भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि घर से संबंधित है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये घरेलू मुद्दा नहीं है, अब ये राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है। तो इस पर एक राष्ट्र के स्तर पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर इसे एक राष्ट्र का मुद्दा बनाया जाएगा तो उसमें सभी का योगदान होगा। जागरूकता होगी, सबसे पहले जागरूकता का होना अति आवश्यक है। जागरूकता शिक्षा के प्रति भी आ सकती है, शिक्षा के द्वारा भी हम जागरूकता को फैला सकते हैं लोगों के बीच में। तो सबसे पहले मेरा यही मानना है कि अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तो हमारा कोई भी शोषण कर सकता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में केवल महिलाओं का ही शोषण होता है, पुरुषों का भी शोषण होता है। तो मेरा मानना यही है कि हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे हमारी संस्कृति को लेकर है, चाहे हमारे सामाजिक आधार को लेकर है, चाहे हमारे आर्थिक आधार को लेकर है। किसी भी आधार पर अगर हम बात करें, अगर हम जागरूक नहीं हैं तो वो
सामने जो व्यक्ति है वो हमारा शोषण कर सकता है। तो सबसे प्रथम यही है कि आप अपने अंदर जागरूकता का विस्तार करें। दूसरी बात कि सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत बनाना होगा और इसके लिए हमें एक सामूहिक तौर पर चर्चा करनी होगी जिसमें हम सभी का योगदान चाहते हैं। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप ये कहें कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है। कहीं ना कहीं नागरिकों का भी कर्तव्य है कि जो सरकार नीतियां बना रही है उसको इम्प्लीमेंटेशन में हम सबका भी योगदान होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, वो तीनों अंग अपना कार्य कर रहे हैं, साथ में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन चीज़ों को जानें, उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पर सामूहिक तौर पर चर्चा होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, हमें अपने राष्ट्र को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध और अनवरत बनाना होगा और इसके लिए हमें घरेलू हिंसा को एक बहुत ही राष्ट्रीय मुद्दा बनाना होगा। जब ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा तो जन जन की सहभागिता होगी इसमें। जब जन जन की सहभागिता होगी तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कार्य किया जाएगा और फिर सभी की सहभागिता से, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अकेले शासन नहीं कर सकता या शासन फॉलो नहीं कर सकता, सबकी सहभागिता का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में, अब देखिए महिला के शोषण की बात आ जाए, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है। नारी की पूजा होने से अर्थात ये नहीं है कि आप उसकी जोत करें, उसकी आरती उतारें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको सम्मान दीजिए, चाहे वो किसी भी स्तर की बात हो, चाहे वो आर्थिक स्तर की बात हो, चाहे वो सामाजिक स्तर की बात हो, उसे समानता का अधिकार दीजिए, उसे पुरुषों के बराबर अधिकार दीजिए। आपसे नहीं बोला जा रहा है कि आप उसे पुरुषों से अधिक रखिए या पुरुषों से कम रखिए, आप उसे समान अवस्था में रखिए। नारी तब भी अपने आप को संतुष्ट कर सकती है क्योंकि हम अपनी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, हमें हमारी संस्कृति ने भली भांति ये शिक्षा दी है। तो नारी को सम्मान दीजिए और सम्मान एक हर स्तर पर हम दे सकते हैं और आप सबका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी जय हिंद, जय भारत, और ये जो राष्ट्रीय मुद्दा हमारा जो बना हुआ है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसमें सहयोग देंगे। एंड थैंक यू सो मच।